Hello dear students, myself Dr. Yuhit Gupta. Today in this video, we will study about normal Zeeman effect. We will study about its explanation and the selection rules. Now let us understand कि normal Zeeman effect क्या होता है. It was discovered in the year 1896 by a scientist named Zeeman एंड उनके ही ऑनर में इस इफ़ेक्ट का नाम रखा गया विच इज़ नॉन एज अ जीमैन इफ़ेक्ट. अब इसमें क्या होता है कि सपोज दिस इज़ योर स्पेक्ट्रल लाइन एंड जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखा जाता है तो क्या हो जाता है, इस स्पेक्ट्रल लाइन से ये कुछ स्प्लिट होनी स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरह से. ठीक है, इस इफ़ेक्ट को मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हम नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखते हैं तो उसका स्प्लिट हो जाना इज नॉन एज अ जीमैन इफेक्ट. इट कैन बी रिटन एज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद जो लाइन है हमारी वो अलग अलग 3 भागों में विभाजित हो गई. इसे बोला जाता है जीमैन इफेक्ट. अब इसके अंदर एक और फिनोमिना है कि जब भी हम जीमैन इफेक्ट की बात करते हैं वी डू नॉट कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कंसीडर ओनली द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी मस्ट नो इज नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये स्प्लिटिंग कैसे होती है. सपोज दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नेट्स लगा दी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे. मान लो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक एटम रख दिया. अब एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके ऑर्बिटल मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है. अब जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे स्लो मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगा अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी प्रोसेशन करनी स्टार्ट कर गया एंड जिसके कारण इस ऑर्बिटल के साथ एक फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाती है. दैट फ्रीक्वेंसी इज़ नॉन एज अ लामर फ्रीक्वेंसी. अब ये लामर फ्रीक्वेंसी जो है ऑर्बिटल मोशन की वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. जितना हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा लामर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि हायर द वैल्यू ऑफ हायर विल बी Lamer frequency. One more concept that will apply in this normal Zeeman effect is the कि यहाँ पे जो हमारी space quantization effect होगा, there will be a space quantization effect क्या होगा. स्पेस क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है कि जब हमारा जो एटम है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका जो LZ कंपोनेंट है वो क्वांटाइज्ड हो जाएगा. हमारा एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट है फॉर दिस orbital motion that will be ml into of h cross. ये इसके इक्वल होगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. अब जो ml की वैल्यू है that will lie from -L से लेकर +L तक वेरी करेगी. तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 2l+1 वैल्यूज़ हो जाएंगी. अब देखो ये वो हमने स्टडी किया था कि स्पेक्ट्रल लाइन को जब हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो स्प्लिट हो गई हमारे पास 3 लाइंस में एंड इसे हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट कह दिया. अब जो ये स्प्लिटिंग हो रही है 3 डिफरेंट लाइंस में, अब इसे क्या बोला जाता है, इसे तो जो स्प्लिटिंग हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन की 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बनते हैं. कौन कौन से, एक सिग्मा कंपोनेंट, एक पाई कंपोनेंट एंड अगेन एक सिग्मा कंपोनेंट. मतलब 3 कंपोनेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे. अब इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है, मान लो कोई किसी भी सिग्नल से हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं किया, अप्लाई किया हुआ. जब मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी. सिग्मा कॉम्पोनेंट, पाई कॉम्पोनेंट एंड अगेन हमारे पास सिग्मा कॉम्पोनेंट. अब देखो हमारे पास जो पाई कॉम्पोनेंट हमें मिला है, इस पाई कॉम्पोनेंट में जो सेंट्रल लाइन है वो हमेशा अनशिफ्टेड रहेगी. ठीक है, एंड इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर होगा दैट विल बी पैरेलल टू द फील्ड. देखो जो हमारे पास पाई कॉम्पोनेंट आया, पाई कॉम्पोनेंट जो है बेसिकली सेंट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दिस लाइन. ठीक है, इसमें ये लाइन क्या हो रही है, बिल्कुल ही अनशिफ्टेड रह रही है.
यहाँ पे ये वाली सेंट्रल लाइन थी, वहीं पे हमारी ये वाली लाइन आ रही है, तो ये पाई कंपोनेंट है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर होगा दैट विल बी पैरेलल टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो सिग्मा कंपोनेंट है, सिग्मा कंपोनेंट क्या होंगे, दोनों दो डिफरेंट लाइंस जो हमें मिलेंगी इक्वली डिस्प्लेस्ड, एंड इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। अब इसमें बेसिक असम्पशन एक और है कि वी डू नॉट कंसीडर द spin motion of electron. Another important point that we must kept in our mind is if the value of applied magnetic field is less than 1/10 of 1 Tesla, then जो splitting होगी that will be proportional to the applied magnetic field. One more assumption that we must consider कि if the value of applied magnetic field वो अगर 1 टेस्ला से कम होती है तो जो स्प्लिटिंग होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में अप्लाई कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। हेंस वी कंक्लूड दैट कि एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो कि नॉर्मल होती है टू द फील्ड वो स्प्लिट हो जाती है 3 प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट्स में, लाइक वी हैव ऑलरेडी शोन हियर। अब देखो, जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ तो हमें सिंगलेट मिल रहा है, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों की जो बीच में सेपरेशन है वो दोनों में सेम रहेगी। जैसे कि हमने बताया था कि नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम अपने एटम को मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर रख देते हैं तो वो प्रिसेशन करनी स्टार्ट कर देता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करता है दैट इज़ नोन एज अ लामर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे लामर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। वन मोर थिंग दैट वी हैव स्टडीड कि जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन वो क्वांटाइज्ड रहता है। मतलब जो उसका ऑर्बिटल मोशन होगा दैट विल बी क्वांटाइज्ड लाइक दिस वन। एंड अब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो जो हमारा एटम है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, अलॉन्ग द जेड एक्सिस। हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन। अब जो हमारा वेक्टर जो है एल वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे एंगुलर मोमेंटम को ऑफ द एटम, वो जो प्रोसीशन करनी स्टार्ट कर देता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसकी जो उसकी विद क्वांटाइज्ड वैल्यू, दैट क्वांटाइज्ड वैल्यू विल बी अलॉन्ग दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है देन उसका जो एल जेड कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह जो हमारा एटम है वो प्रोसीशन करनी स्टार्ट कर देता है। एंड हेयर जो म्यू एल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, सो इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ आवर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एंड इट इज इन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंड जो हमारी क्वांटाइज्ड वैल्यू है हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की दैट विल बी एम एल इंटू ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 2 पाई, वेयर एम एल की जो वैल्यू लाई करेगी दैट विल फ्रॉम माइनस एल से लेकर एल तक, एंड इसे हम बोल देते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। एंड इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी टोटल वो 2l प्लस ऑफ 1 वैल्यूज़ आएंगी। And as we know in the space quantization the value of L is under the root of L into L plus of 1 into of h क्रॉस होती है। एंड जैसा कि अभी अभी हमने स्टडी किया दैट वैल्यू ऑफ एल जेड इज इक्वल्स टू एम एल इंटू ऑफ एच क्रॉस के इक्वल है। जैसा कि अभी हमने देखा था दैट दिस इज द एल जेड कॉम्पोनेंट, दिस इज द एल वेक्टर, सो एल जेड कैन बी रिटन एज इट इज एल इंटू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अगर हमने एल को एल जेड की डायरेक्शन में देखना हो देन वी कैन राइट इट एज एल जेड इज इक्वल्स टू ऑफ एल का मैग्नीट्यूड इंटू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सो वी कैन राइट इट एज एल जेड की वैल्यू लिख देंगे विच इज़ एम एल इंटू ऑफ एच क्रॉस, एल मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख देंगे विच इज़ एल इंटू ऑफ एल प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ एच क्रॉस इंटू ऑफ कॉस थीटा। एंड यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू एम एल डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ एल इंटू ऑफ एल प्लस ऑफ 1। तो इस तरह हम कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे कॉस थीटा के लिए आ सकती हैं। तो डिफरेंट एल के क्रोस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट एल की एम एल की वैल्यू मिल जाती है, एंड वहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है, एंड यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ओरिएंटेशन कौन कौन से पॉसिबल हैं। नाउ एज पर द लामर थ्योरम, अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो देन वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बाय
म्यूएल which is a orbital magnetic moment divided by of L, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू ऑफ बी के इक्वल होती है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या कैलकुलेट करना है, म्यू एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है विच इज़ म्यू एल, जब भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी होती है हम क्या करते होते हैं, करंट इनटू दैट ऑफ द एरिया। देखो करंट इसमें तो एटम में क्या होगा, करंट जनरेट होगा, दैट विल बी दैट इज कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिवाइडेड बाय कितना टाइम पीरियड में वो मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ द एरिया। अब मान लो कि उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास हम मान लेते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में मूव कर रहा है, तो इट विल बी दैट इज अ 2πr इज अ सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ऑफ वेलोसिटी, एंड एरिया जो होगा दैट एरिया ऑफ अ सर्कल वी कैन राइट इट एज दैट इज इक्वल्स टू पाई ऑफ आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर वी विल गेट आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास EVR डिवाइडेड बाय ऑफ 2। एंड म्यू एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हमें कैलकुलेट करनी है म्यू एल डिवाइडेड बाय ऑफ एल की वैल्यू। एल हमें पता है विच इज़ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, विच इसकी वैल्यू होती है MVR, जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा स्फेरिकल शेप में रोटेट कर रहा होता है, सो इट विल बी MVR। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, EVR डिवाइडेड बाय ऑफ 2 इंटू ऑफ MVR, VR के साथ हमारे पास VR कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट इट इज़ E डिवाइडेड बाय ऑफ 2m। हमारे पास जो ओमेगा विच इज़ अ लार्मर फ्रीक्वेंसी विच इज़ E डिवाइडेड बाय ऑफ 2m इंटू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ गई। मतलब जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे लार्मर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है बढ़ती है वैसे वैसे लार्मर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। अब देखो ओमेगा की वैल्यू जो है वो EV डिवाइड बाय ऑफ 2mi है। दिस इज़ द केस जब हमारे पास ये MKS यूनिट में पूछेगा, ठीक है। एंड जब हमें इसे CGS सिस्टम में लिखना हो देन ओमेगा की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी E डिवाइडेड बाय ऑफ 2m इंटू ऑफ C की फॉर्म में हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब आप सोच रहे होगे कि लार्मर फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, क्या अब जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, तो जो स्प्लिटिंग होगी वो इस लार्मर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि अब हम निकालने जा रहे हैं अन इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ नॉन एज अ इंटरेक्शन एनर्जी। अब इंटरेक्शन एनर्जी का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना इंटरेक्ट कर रहा है हमारी स्पेक्ट्रल लाइन के साथ, दैट इज़ द इंटरेक्शन एनर्जी। सो इंटरेक्शन एनर्जी कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ E, इट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ऑफ LZ। ओमेगा जो है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज लार्मर फ्रीक्वेंसी, इट इज़ EB डिवाइडेड बाय 2m इंटू ऑफ C, एंड द वैल्यू ऑफ LZ is we have already calculated which is ml h divided by of 2 pi, and hence we will get EH divided by 4 pi mc V इंटू ऑफ ml। अब देखो यहाँ तक हमने इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब देखो नाउ वी विल कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल T, del interaction energy, that is del E divided by of hc. So by substituting the value of the interaction energy we will get that is EB divided by 4 pi mc square into of ml, which is in the centimeter inverse. So we can write it as ml into of L dash centimeter inverse, where L dash is known as a Lorentz unit, एंड L डैश की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी EB डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ऑफ MC स्क्वायर। अब देखो ये सारा कुछ हमने CGS यूनिट में किया है, एंड अगर हमें इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट करनी हो दैट इज़ इन द MKS यूनिट, तो बस हम जो डिनोमिनेटर में हमारी C है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट विल बी 4 पाई M इंटू ऑफ B इंटू ऑफ ML। तो ये हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा अबाउट फॉर द, सो दिस इज द रिलेशन दैट वी विल गेट फॉर द इंटरेक्शन एनर्जी इन द MKS यूनिट। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, मतलब जितनी ml की वैल्यूज़ होंगी उतनी ही डेल E की वैल्यू में चेंज आएगा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला, मतलब जितनी ml की वैल्यूज़ होंगी उतनी ही हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पर कैसे हमारा स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम दो स्टेट्स कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ अ 1D2 स्टेट एंड अनदर स्टेट इज़ द 1P1 स्टेट। एंड सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज़ फ्रॉम द हायर स्टेट टू दैट ऑफ द लोअर स्टेट, तभी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन बनती होती है। नाउ दिस इज अ स्पेक्ट्रल लाइन, दिस इज द ओनली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दैट वी आर दिस इज द ओनली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दैट वी आर गेटिंग जब हमने यहाँ पे
कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है नहीं अप्लाई किया हुआ, इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगलेट आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला था, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया था। दिस केस, दिस इज अ सिंगलेट स्टेट व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जब हमने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दिया, तब क्या होगा, जो हमारे पास, अब देखो डी स्टेट है, डी स्टेट का मतलब है डी इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स हमारे पास एल की कितनी वैल्यू होगी, दैट विल बी 2, ठीक है। एल की अगर 2 होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स होते हैं माइनस एल से लेकर एल तक, मतलब -2, -1, 0, 1 एंड 2। यही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 2, 1, 0, -1 एंड -2। एंड 1p 1 स्टेट के लिए हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1 है, l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ml की वैल्यू लाई करेंगी दैट विल बी फ्रॉम -1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1, 0 एंड -1। अब देखो इसके लिए जो सिलेक्शन रूल रहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो मैंने आपसे कहा था कि हम स्टडी करेंगे। अब देखो जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल फॉर दिस इज डेल्टा ऑफ ml विल बी 0 और ±1, मतलब जा तो ml की वैल्यू में 0 चेंज आएगा या फिर ±1 चेंज आएगा। ml कैन बी 0 और ±1। सबसे पहले हम देख लेते हैं ml की वैल्यू 0। ml की वैल्यू 0 का क्या केस है, जब हमारे पास डेल्टा ml 0, मतलब ml की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब अगर 0 से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो 0 पे जाके रुकेगा, 1 से जंप कर रहा है तो 1 पे जाके रुकेगा, -1 से जंप कर रहा है तो वो -1 पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो इस तरह के हम 3 केस जो है बना सकते हैं, बिकॉज हमारे लोअर स्टेट में 3 ही स्टेट्स हैं जो 1, -1 एंड 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले अगर 1 से जंप किया सो इट विल स्ट्राइक ओनली ऑन द 1, अगर 0 से जंप करेगा तो 0 पे ही जाके रुकेगा। अनदर केस दैट इज जब डेल्टा ml की वैल्यू मान लो हमारे पास +1 है, +1 मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने तक उसके ml की वैल्यू में 1 का चेंज आएगा। अब देखो जब वो 2 स्टेट से 1 स्टेट में जंप करेगा देन डेल्टा ml की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। जब 1 स्टेट से 0 स्टेट में जंप करेगा तब भी हमारे पास डेल्टा ml की वैल्यू 1 आएगी, एंड जब 0 स्टेट से -1 स्टेट में जंप करेगा तब भी हमारे पास डेल्टा ml की वैल्यू 1 आएगी। सो दिस इज़ अ केस जब डेल्टा ml की वैल्यू क्या है, हमारे पास +1 है। एंड अनदर केस जब हमारे पास डेल्टा ml की वैल्यू क्या रहेगी, -1, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 स्टेट से 1 स्टेट में जंप करेगा, एंड जब इलेक्ट्रॉन -1 से 0 स्टेट में जंप करेगा, एंड जब इलेक्ट्रॉन -2 स्टेट से 1 स्टेट तक जंप करेगा तब हमारे पास ये केस देखने को आएगा। जब डेल्टा ml की वैल्यू 0 आएगी इट मीन्स हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी इसे हम पाई कंपोनेंट बोल देंगे, एंड इन दोनों कंपोनेंट को जब हमारे पास ml की वैल्यू +-1 के चेंज में आ रहा है तो इसे बोल देते हैं सिग्मा कंपोनेंट। अब देखो जो हमने अभी अभी ये सिग्मा पाई एंड सिग्मा कंपोनेंट स्टडी किए हैं, अब इनमें अब देखो अगर ये -2 से स्टार्ट कर रहा है तो ये -1 पे जंप कर रहा है, एंड अगर ये -1 से स्टार्ट कर रहा है तो ये 0 पे जंप कर रहा है, मतलब इन दोनों में अगर हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी देखें तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, बिकॉज इनके जो इंटरेक्शन एनर्जी में चेंज है वो दोनों में सेम आ रहा है। सिमिलर इज़ द केस विद दिस स्पेक्ट्रल लाइन। अब इन तीनों का जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी सेम, बिकॉज उनकी जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, उनके ml की वैल्यू में चेंज आ रहा है, दैट इज सेम। सिमिलर इज द केस, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सिमिलर इज द केस विद दीज 3 लाइन्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। अब देखो क्या होता है जब इसको आगे फर्दर स्टडी किया जाता है कि हमारे पास ये 3 लाइन्स तो आती ही आती हैं, लेकिन अब देखो क्या देखा गया कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो 3 लाइंस तो मिली ही मिली, साथ ही में कुछ और लाइंस भी हमें जो है ऑब्जर्व देखने साथ में हमें और लाइंस भी देखने को मिली, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द अनोमलस जीमैन इफेक्ट दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय।